अपेक्षा ज्यादा समझ में आया। पहले भी ये पुस्तक पढ़ी होगी शायद, पढ़ी है? नहीं नहीं पढ़ी थी। अच्छा, ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं? पढ़ते थे तो पता नहीं, समझ नहीं आता था कुछ भी। हाँ, और न्याय दर्शन भी पढ़ा नहीं है ना? नहीं पढ़ा है। अच्छा, यानी ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। पुस्तक की कुछ कीमत समझ में आई? जी बहुत समझ में आ गए। गौतम मुनि जी तो महान है ही, पर उनके न्याय दर्शन को समझ करके स्वामी विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है, तो स्वामी विवेकानंद जी की महानता समझ में आई है ना? गजब की बुद्धि उनके अंदर भी। स्वामी जी यही बोलते थे ना, उन्होंने कक्षा ली थी तो क्या आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं? हमने बोला कि समझ में तो आता है, लेकिन हम प्रस्तुत नहीं कर पाए। कि समझ में आता है वो बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, गंभीर विषय है, सरल नहीं है। मैं भी ये मानती हूँ, ये सारी चीजें सरल नहीं है। मैंने भी जब पढ़ा था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, नहीं ज्यादा समझ में आता था, सब गोल गोल हो जाता था। पर अब जब आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अंतर समझ में आ रहा है। स्वामी जी जब पढ़ाते थे बताते थे ये अंतर है, ये अंतर है, तो मैं भी हाँ कर देती थी। उस समय समझ में आता था, लेकिन अधिक नहीं आता था। अब पढ़ाने पे ज्यादा समझ में आ रहा है। मैं तो आप सबका धन्यवाद करूंगी, एक अवसर दिया पढ़ाने का, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। जी हमारे शशांक। पढ़ना उपलब्ध हुआ है आपके कारण। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य जी, हमको जो पढ़ने को मिल रहा है। आप लोगों को समझ में आए, मेरे लिए वो बड़ी बात होगी। इस पुस्तक के अंदर समझ आ रहा है, उस समय समझ आ जाता है, लेकिन जब बाद में पढ़ने बैठते हैं तो फिर उसमें से कुछ बातें छूट जाती हैं। फिर दोबारा से आपका या तो पीडीएफ देखें, ऐसे उतना समय हो तो हाँ, कभी कभी। नहीं, अभी ये जब प्रकरण पूरा होगा उसके बाद आपको अवसर मिलेगा पढ़ाने का। तो आपको जो विषय अच्छा लगता हो, जो सरल लगता हो, वो विषय लेके 5-10 मिनट प्रस्तुति करिएगा, तो आपको और समझ में आएगा। जी शशांक जी। इस पुस्तक के अंदर मैं एक बार तो पहले पढ़ा था, जो शुरू में सम्मति, भूमिका और प्राकथन, किसी को पढ़ाना तो पहले कुछ दिमाग में आता ही नहीं था। अब कुछ पता चलता है। स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी ने बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति है, उन्होंने इसके बारे में जो स्वामी जी का लोगों ने इसी के ऊपर जो प्रभुत्व है, इसके बारे में आप समझ पता चलता है। ये पुस्तक जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं, समझते हैं, तब पता चलता है कि स्वामी का स्तर विषय के अंदर कितनी अच्छी मास्टरी है, तब पता चलता है। बाकी दर्शनाचार्य तो बहुत हो गए, नाम तो सुनते हैं, लेकिन ये जो दर्शन है, न्याय दर्शन, कितना कठिन, अमूल्य है और महत्वपूर्ण है, अब पता चलता है। हाँ, सही बात है। दर्शनाचार्य तो बहुत हैं, अपने नाम के पीछे दर्शनाचार्य लगा लेते हैं, लेकिन सही मायने में दर्शनाचार्य एक स्वामी सत्यपति जी थे, और उनके बाद मुझे स्वामी विवेकानंद जी दिखाई देते हैं। और कोई इतनी सूक्ष्मता से, इतने स्पष्ट रूप से बताने वाला हमको कोई और नहीं मिला। ज्ञानेश्वर जी थे, उनके भी सिद्धांत बहुत सही थे, वो भी बहुत ज्ञानी थे। ये तीन के अलावा कोई और हमको नहीं दिखता जो सिद्धांतों में गड़बड़ ना करता हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही जाते हैं लोग। चलिए, तो हमारे पास पुस्तक है, कार्य समाज जाति समझ में आ गई थी, वापस समझानी है? एक बार और बता दीजिए बहन जी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, पेज नंबर 116, कार्य समाज जाति की परिभाषा। पहले ऐसे ही सरल शब्दों में समझ लेते हैं। यहाँ पर जो वादी था, वादी ने शब्द की अनित्यता का जो हेतु दिया था, वो दिया था प्रयत्न के पश्चात उत्पत्ति। ठीक है,
तो प्रयत्न के पश्चात केवल उत्पत्ति ही नहीं होती, प्रयत्न के पश्चात अभिव्यक्ति भी होती है। ठीक है, आप प्रयत्न करके कोई चीज को उत्पन्न भी कर सकते हैं, प्रयत्न करके किसी वस्तु को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। उत्पत्ति वाली वस्तु अनित्य होती है और जो अभिव्यक्त हो रही है वो नित्य होगी उत्पत्ति के अपेक्षा। ठीक है, कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है, वो थोड़ा लंबा टिकेगी जो अभिव्यक्त हो रही है, हमेशा ही रहेगी ऐसा नहीं है, सापेक्ष है। तो अब प्रतिवादी ने क्या किया, प्रतिवादी ने कहा कि आपने जो हेतु दिया है प्रयत्न के पश्चात, तो प्रयत्न के बाद दो कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, एक अभिव्यक्ति हो रही है, एक उत्पत्ति हो रही है। तो अभिव्यक्ति प्रयत्न के दो कार्य, तो कार्यों पे फोकस करते हुए उसने खंडन किया है, इसलिए इसको कहते हैं कार्य समा जाति। ठीक है, जैसे प्रकरण समा थी, प्रकरण समा क्या थी, प्रकरण को चलाए रखना, उसको कहीं पे रोकना नहीं। संशय समा जाति क्या थी, संशय बनाए रखना, जनता में एक संशय उत्पन्न कर देना। तो जिस चीज को फोकस करके खंडन किया जाता है वही नाम उस जाति का पड़ जाता है। तो यहाँ पे प्रयत्न के कार्यों को फोकस में रख करके खंडन किया जा रहा है, इसलिए इस जाति को कहेंगे कार्य समा जाति। ठीक है, चलिए अब शब्द देखिए पुस्तक में। प्रयत्न के पश्चात कुछ वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है और कुछ वस्तुओं की अभिव्यक्ति। इस प्रकार से प्रयत्न के कार्य अनेक होने से उत्पत्ति और अभिव्यक्ति कहकर खंडन करना कार्य समा जाति कहलाती है। वादी उत्पत्ति दिखाना चाहता था, लेकिन प्रतिवादी ने उत्पत्ति और अभिव्यक्ति दोनों को लेकर के खंडन कर दिया। उदाहरण, वादी द्वारा साधर्म से स्थापना। शब्द अनित्य है, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द भी प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है, इसलिए प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से शब्द अनित्य है। यहाँ पे वादी ने एक गड़बड़ कर दी, उसने प्रयत्न शब्द जो ले आया ना, प्रयत्न शब्द नहीं लाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ उत्पत्ति बोल देता तो प्रॉब्लम नहीं थी। उसने हेतु ही अनेकांतिक दिया है। प्रतिवादी द्वारा खंडन कार्य समा जाति का प्रयोग करते हुए। शब्द नित्य है, प्रयत्न के कार्य अनेक, उत्पत्ति और अभिव्यक्ति होने से। प्रतिवादी द्वारा व्याख्या। आप कहते हैं प्रयत्न के पश्चात शब्द की उत्पत्ति हुई। प्रतिवादी क्या कह रहा है कि वादी जी आप कह रहे हो कि प्रयत्न के बाद शब्द की उत्पत्ति हुई, जबकि प्रयत्न के कार्य अनेक होते हैं। प्रयत्न से सिर्फ उत्पत्ति नहीं होती, प्रयत्न से अभिव्यक्ति भी होती है। तो आपके हेतु से यह पता नहीं चलता कि प्रयत्न के पश्चात शब्द की उत्पत्ति हुई या अभिव्यक्ति हुई। हमारा कहना तो यही है कि जैसे पर्दा हटाने पर कमरे में पहले से रखी हुई वस्तुएं अभिव्यक्त होती हैं, अर्थात दिखाई देने लगती हैं, वैसे ही प्रयत्न करने पर शब्द की अभिव्यक्ति होने लगती है, शब्द सुनाई देने लगता है, इसलिए शब्द नित्य है। हम तो ये मानते हैं कि प्रयत्न करने पर जो पर्दा था वो हट गया और पर्दे के हटने से शब्द की अभिव्यक्ति हो गई। वादी द्वारा इसका उत्तर। आपने अपने कथन में स्वीकार किया कि जहां पर्दा हटाने पर वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऐसे स्थल पर वस्तुओं की अभिव्यक्ति होगी। प्रयत्न भी होगा, दूसरा क्या होगा, कोई आवरण होगा वो हटेगा। ठीक है, दो काम होने चाहिए अभिव्यक्त होने पर। एक, प्रयत्न करना है, प्रयत्न किस चीज में करना है, पर्दे को हटाने में, तब अभिव्यक्ति मानी जाएगी। परंतु जब प्रयत्न के पश्चात शब्द सुनाई देता है
तो वहां शब्द को ढकने वाला पर्दा या आवरण तो कोई उपलब्ध होता ही नहीं। हम जब शब्द को सुनते हैं, जैसे घड़ा अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, लाइट ऑन की, घड़े की अभिव्यक्ति हो गई। वहां अंधकार ने घड़े को ढक करके रखा था, लेकिन ऐसे शब्द को किसने ढक करके रखा है? अंधकार हमको प्राप्त हो रहा था कि वही कमरे में अंधेरा है, लेकिन शब्द को किसने ढक के रखा है? ऐसा तो कुछ हमको मिल नहीं रहा है। किसी पर्दे के पीछे शब्द छुपा हुआ था, प्रयत्न करने पे शब्द को हटा दिया और हमको सुनाई देने लगा। ऐसा कोई आवरण प्राप्त नहीं हो रहा। जब किसी पर्दे या आवरण ने शब्द को ढका ही नहीं, तो इससे सिद्ध हुआ कि यह शब्द की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उत्पत्ति है। यहाँ पे कोई पर्दा था नहीं, पर्दा था नहीं और शब्द हमको सुनाई नहीं दे रहा था। तो इससे पता चला कि प्रयत्न होने के पश्चात शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसलिए शब्द की उत्पत्ति होने से शब्द अनित्य है। ठीक है, स्पष्ट हो गया यहाँ तक? कोई शंका है? ठीक है। चले आगे। अब षड पक्षी प्रकरण। षड पक्षी यानी अब 6 पक्ष बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके वादी प्रतिवादी की बात चलेगी। 3 वादी की होंगी, 3 प्रतिवादी की होंगी। और ये षड पक्षी क्या है? नॉर्मल भाषा में कहें, हिंदी में कहें तो जो रायता फैल गया है उसको समेटना। जो वादी ने रायता फैला दिया, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से, ये जो उन्होंने गलत हेतु दे दिया, अब उसको समेटने का काम होगा। व्यर्थ बातचीत, न्याय दर्शन। स्थापनावादी ने अपने पक्ष की सिद्धि के लिए सूत्र 5.1.14 में जो हेतु रखा था, स्थापनावादी ने क्या हेतु रखा था? शब्द अनित्य है, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से। ठीक है, उसने हेतु दिया था प्रयत्न के पश्चात उत्पत्ति होने से, और उदाहरण दिया घड़े के समान। यह हेतु ठीक नहीं था। यह हेतु तो लग रहा है, लेकिन यह हेतु नहीं है, यह हेत्वाभास है। ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। इसलिए जब भी हम अपना पक्ष रखें तो देखें कि कहीं हम हेत्वाभास तो नहीं रख रहे हैं। हेतु की जगह हमारा हेत्वाभास नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें भी वही रायता समेटना पड़ेगा। न्याय सूत्र 5.1.37 में जब जातिवादी ने कार्य समाज जाति का प्रयोग करके वादी के पक्ष में हेतु का अनेकांतिकत्व दोष दिखाया, कार्य समा में प्रतिवादी ने यही कहा ना कि आपका जो हेतु है ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। तो दोष का निवारण करने के लिए स्थापनावादी ने, तो जब वादी को पता चला कि मेरे पक्ष में दोष है, तो उसके निवारण के लिए स्थापनावादी ने क्या कहा कि नहीं, पर्दे का या आवरण का की उपलब्धि नहीं हो रही है, इसलिए ये उत्पत्ति ही मानी जाएगी। तो उसको एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसको एक नई बात कहनी पड़ी। उसका ठीक ठीक समाधान कर दिया, और इस प्रकार से स्थापनावादी ने अपने पक्ष की रक्षा कर ली। जैसे तैसे करके स्थापनावादी ने अपने पक्ष की रक्षा तो कर ली, लेकिन उसने पीछे गलती की थी। परंतु यह रक्षा उसे क्यों करनी पड़ी? उसे क्यों पंचावयव के अलावा अपनी सफाई देनी पड़ी? आपका जो पंचावयव होता है वो ऐसा होना चाहिए कि छठे वाक्य की उसमें अपेक्षा ही नहीं रहे। यहाँ पे स्थापनावादी को सफाई क्यों देनी पड़ी? क्योंकि वादी के हेतु में अनेकांतिक दोष था। वादी का जो हेतु था उसमें अनेकांतिकत्व दोष था, इसलिए उसको सफाई देनी पड़ी। अब यदि अगर वादी ठीक से उत्तर नहीं दे पाता, पर्दे वाली बात उसको जल्दी से क्लिक नहीं करती, तो फंस जाता है ना। उसको अगर नहीं समझ में आता, वो सोचता अरे हाँ मैं तो फंस गया, इसकी बात तो सच है,
यहाँ पे शब्द प्रयत्न के बाद अभिव्यक्ति भी हो रही है। तो अगर उसको ये बात समझ में नहीं आती तो न्याय सूत्र 5139 के अनुसार गलत उत्तर देवे तो आगे व्यर्थ की बहस चलेगी। इसे वाद नहीं कहेंगे बल्कि वह जल्प कहलाएगा। अगर वो अपनी बात की सफाई नहीं दे पाता तो आगे क्या होता, आगे व्यर्थ की बात चलती और उसे क्या कहेंगे, जल्प कहेंगे। तो अब उसी जल्प को षडपक्षी प्रकरण के माध्यम से समझाया जाएगा। तो आगे किस प्रकार से बेकार की बहस चलेगी? वादी और प्रतिवादी दोनों ही गलतियां करेंगे। अब दोनों अपने आप को बुद्धिमान तो समझते हैं, लेकिन अब दोनों ही कैसी कैसी गलतियां करेंगे वो आगे बताया जाएगा। उसके 6 पक्ष बनाकर एक नमूना न्याय दर्शन में षडपक्षी प्रकरण के नाम से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि ये जो षडपक्षी प्रकरण है इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। दोनों ही गलती कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। ठीक है। जिनमें पहला, तीसरा और 5वां पक्ष स्थापनावादी का है और दूसरा, चौथा तथा छठा पक्ष प्रतिवादी अर्थात जातिवादी का है। इसको एक सिंपल उसमें अगर समझें, मुझ पे किसी ने आरोप लगाया कि आप गुस्सा करते हो। मुझ पे कोई आरोप लगाता है, मान लीजिए लीला माता जी ने कहा कि जया बेन आप गुस्सा करते हो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझे स्वीकार करना है कि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ, मैं सुधार लूंगी। अगर मैं गुस्सा नहीं करती हूँ तो मुझे सामने प्रमाण देने होंगे या लीला माता जी से प्रमाण मांगने होंगे कि मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। मैं प्रमाण दूंगी कि देखो इतने लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछो क्या मैंने कभी गुस्सा किया है। वो लोग कहेंगे नहीं, इन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। तो मैंने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। अगर मेरे पास प्रमाण नहीं है तो मैं लीला माता जी से कहूंगी कि आप मुझे प्रमाण दो, मैंने कब गुस्सा किया है। तो मुझे या तो मैं स्वीकार करूं या फिर प्रमाण प्रस्तुत करूं कि मैं ऐसी नहीं हूं। अब इसके बदले मैं क्या करती हूँ? लीला माता जी ने कहा जया बेन आप बहुत गुस्सा करते हो। मैं क्या कहूंगी? लीला माता जी आप भी बहुत गुस्सा करते हो, मैंने देखा है आप लड़ते हो, गुस्सा करते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ। दबे स्वरों में ही मैंने मान लिया कि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ और आप भी गुस्सा करते हो। ठीक है। तो ये जो बात होती है ना, ये षडपक्षी के अंदर आती है। ये व्यर्थ की बातचीत है। बुद्धिमत्ता क्या है? स्वीकार कर लो, हाँ मैं गुस्सा करती हूँ, मैं इसको ठीक करूंगी। या फिर सामने वाले से प्रमाण मांगो कि मैं गुस्सा करती हूँ, उसका आप मुझे प्रमाण दो, या मैं अपने प्रमाण दूं कि मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। ये सही बातचीत है। लेकिन आप भी गुस्सा करती हैं, ये है व्यर्थ की बातचीत। इसको कहते हैं मतानुज्या निग्रह स्थान। क्या कहते हैं? मतानुज्या निग्रह स्थान। यानी हाँ मैं करती हूँ, ये सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, आप भी करते हो। जयबेन आपने चोरी की, आपने भी तो की। तो जो आरोप मुझ पे लगा है वही आरोप मैं सामने वाले पे लगा दूं, इसको कहते हैं मतानुज्या निग्रह स्थान। इसमें जिसने आरोप लगाया वो हार की स्थिति में आ गया। लीला माता जी ने मुझ पे आरोप लगाया कि आप गुस्सा करते हो, उसके बदले जो मैंने आरोप लगा दिया लीला माता जी पर, तो मैं आ गई मतानुज्या निग्रह स्थान के अंतर्गत। निग्रह स्थान यानी हार वाली स्थिति। ठीक है। अब यही आगे चलेगा। आइए इस प्रकार की बहस, बकवास का एक उदाहरण देखते हैं। इस बहस से हमें यह सीखना है कि यदि बातचीत में हम लापरवाही करेंगे तो वादी और प्रतिवादी दोनों से गलतियां हो सकती हैं। यहाँ दोनों ही गलती कर सकते हैं।
इसलिए हम सावधानी का प्रयोग करेंगे और ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ करके बोलेंगे। व्यर्थ की बहस से बचने के लिए इस षट पक्षी प्रकरण को जानना आवश्यक है। अच्छा ये बताइए, हम लोग जब नॉर्मल बात करते हैं तो हमारा वाद होता है या षट पक्षी प्रकरण होता है? घर में भी जब लड़ाई होती है अधिकतर षट पक्षी प्रकरण ही होता है ना। वाद तो बहुत कम होता है। उसका एक कारण ये भी है, आपको वाद करना आता है पर आपके सामने वाले को वाद करना नहीं आता। आप न्याय दर्शन जानते हैं पर आप जिससे बात कर रहे हैं उसको न्याय दर्शन नहीं पता, तो वो फालतू की बहस करेगा। कभी आप उसके झांसे में आ जाएंगे। मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे घर में भी होता है, मेरे स्कूल में भी होता है। फिर और एक आपको सत्य बात बताती हूँ, आपको न्याय दर्शन की कीमत अब समझ में आई है। हाँ, और आपको ये भी समझ में आया है कि जो न्याय दर्शन जानता है उसकी बात सही होती है। आम जनता जो न्याय दर्शन जानता है ना उसको मूर्ख समझती है। आप किसी को कहेंगे तुमने जाति का प्रयोग किया, आप हैं, मान लीजिए लीला माता जी हैं और मैं हूं, हमारे बीच में कोई बहस चल रही है और ऑडियंस बैठी हुई है। ऑडियंस को पता नहीं है जाति क्या है, लीला माता जी को पता नहीं है जाति क्या है। लीला माता जी ने मुझ पे आरोप लगाया, जयाबेन आप गुस्सा करते हो। मैंने सामने से आरोप लगा दिया, लीला माता जी आप भी गुस्सा करते हो। ऑडियंस बोलेगी सही बात तो है। क्या ऑडियंस को पता चलेगा कि मैंने गलती की है ना? नहीं पता चलेगा। अब ऐसे में अगर कोई ये कह दे कि ये मतानुज्ञा निग्रह स्थान है, इसको थोड़ा सा पलट देते हैं। मैंने कहा लीला माता जी आप गुस्सा करते हो, लीला माता जी ने कहा जयाबेन आप भी गुस्सा करते हो। मैंने कहा लीला माता जी ये मतानुज्ञा निग्रह स्थान है। ऑडियंस क्या कहेगी? जयाबेन क्या फालतू की बात करती हैं, मतानुज्ञा निग्रह स्थान और ये और वो। सही तो है, वो भी गुस्सा करती, वो भी गुस्सा करती, सही बात तो है। तो न्याय दर्शन को जानने वाले को क्या कहेंगे? ये तो मूर्ख है, फालतू की बातें करते हैं। क्योंकि आम जनता जो है वो उसी भाषा की यूज टू है, वो इन्हीं तरह के व्यवहार को जानती है। तो उनके सामने अगर आप जाति, निग्रह स्थान, हेत्वाभास ये सब बात करेंगे उनको समझ में आएगा नहीं और आपको पागलों की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। तो मैं तो फेस करती हूँ। ऐसे को कहते हैं आगरा या बरेली भेज दो। हाँ ये अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, ऐसा कहते हैं, ये अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं। तो ये स्थिति हमारे साथ न्याय दर्शन जानने के बाद होगी ही। तो उसको हंसी में टाल देना, अपने मन में जानना है कि ये जनता मूर्ख है। हम मूर्ख नहीं है, हम न्याय दर्शन की भाषा का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। गुजराती में कहिए છે ને દોઢ ડાયો થયો છે। हाँ दौड़ डाया છે, आ तो दौड़ डाया છે। चलिए, तो उदाहरण प्रथम पक्ष, पहला पक्ष सूत्र 5.1.14 में, वहां पे जब जाति का प्रकरण चल रहा था वहां पे वादी ने साधर्म्य से स्थापना की थी। शब्द अनित्य है, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द भी प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है, इसलिए प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से शब्द अनित्य है। यह हो गया प्रथम पक्ष। ठीक है, ये स्थापनावादी ने अपनी स्थापना कर दी, ये हम सबको स्पष्ट है। अब द्वितीय पक्ष, यह होगा प्रतिवादी का, ऑल्टरनेट चलेगा, वादी प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी, इस प्रकार से चलेगा। अब द्वितीय पक्ष प्रतिवादी द्वारा कार्य समाज जाति के माध्यम से खंडन। शब्द नित्य है, प्रयत्न के कार्य अनेक, उत्पत्ति और अभिव्यक्ति होने से। व्याख्या, आप कहते हैं प्रयत्न के पश्चात शब्द की उत्पत्ति हुई, जबकि
प्रयत्न के कार्य अनेक उत्पत्ति और अभिव्यक्ति होते हैं, तो आपके हेतु से यह पता नहीं चलता कि प्रयत्न के पश्चात शब्द की उत्पत्ति हुई या अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया। ये हो गया प्रतिवादी का पक्ष। हमारा कहना तो यही है कि जैसे पर्दा हटाने पर कमरे में पहले से रखी हुई वस्तुएं अभिव्यक्त होती हैं, अर्थात दिखाई देने लगती हैं, वैसे ही प्रयत्न करने पर शब्द की अभिव्यक्ति हुई, शब्द सुनाई देने लगा, इसलिए शब्द नित्य है। आपके पक्ष में अनेकांतिक यही बात तो कार्य समाज में बताई थी। हाँ, यही बात आगे चल रही है, उसी चीज को लेकर के अब ये पक्ष बन रहा है कि आपके पक्ष में अनेकांतिक हेत्वाभास होने का दोष है। ये प्रतिवादी वादी पे आरोप लगा रहा है। यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान में रखनी है, वादी ने अनेकांतिक हेत्वाभास का प्रयोग किया, ठीक है। प्रतिवादी ने क्या कोई नया हेतु दिया या उसका हेतु भी अनेकांतिक है? वादी ने अनित्यता सिद्ध की, प्रयत्न के पश्चात उत्पत्ति, ठीक है। प्रतिवादी ने प्रयत्न के पश्चात अभिव्यक्ति दिखा करके नित्यता सिद्ध की, ठीक है। दोनों का ही जो पक्ष है वो कैसा है? अनेकांतिक हेत्वाभास है। दोनों ही प्रयत्न का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, दोनों में ही हाँ प्रयत्न के हेत्वाभास है। पश्चात एक प्रयत्न के बाद उत्पत्ति को पकड़ रहा है, एक प्रयत्न के पश्चात अभिव्यक्ति को पकड़ रहा है। लेकिन सही बात क्या है? प्रयत्न के बाद पश्चात उत्पत्ति भी है, अभिव्यक्ति भी है। तो वादी भी हेत्वाभास का प्रयोग कर रहा है, प्रतिवादी भी हेत्वाभास का प्रयोग कर रहा है। तो अब प्रतिवादी बोल रहा है, दूसरा ही पक्ष अभी चल रहा है, आपके पक्ष में अनेकांतिक हेत्वाभास होने का दोष है। यह द्वितीय पक्ष हो गया। पहला पक्ष समझ में आ गया, दूसरा पक्ष भी समझ में आ गया। तो कार्य समाज जाति का प्रयोग तो किया ही है, साथ में एक और लाइन जोड़ दी कि आपके पक्ष में अनेकांतिक हेत्वाभास है, ठीक है। अब तृतीय पक्ष, अब वादी क्या जवाब देता है? वादी द्वारा प्रतिवादी के द्वितीय पक्ष का खंडन। अब वादी खंडन करेगा किसका? प्रतिवादी का। आपके पक्ष में भी यही अनेकांतिक हेत्वाभास होने का दोष है। ये लाइन कैसी हो गई? लीला माता जी ने कहा जयाबेन गुस्सा करते हैं, जयाबेन ने कहा लीला माता जी आप भी गुस्सा करते हैं। प्रतिवादी ने कहा कि वादी जी आपके पक्ष में अनेकांतिक हेत्वाभास है। दूसरे पक्ष में प्रतिवादी ने बोला कि आपने अनेकांतिक हेत्वाभास का प्रयोग किया है। तीसरे पक्ष में वादी क्या कह रहा है? आपके में भी तो अनेकांतिक हेत्वाभास है। आपके पक्ष में भी यही अनेकांतिक हेत्वाभास होने का दोष है, क्योंकि आपका पक्ष भी कुछ बात का खंडन करता है, कुछ बात का नहीं। आपका भी तो यही है, आपके में भी तो उत्पत्ति और अभिव्यक्ति दोनों ही लागू हो रहे हैं। तो कुछ बात का खंडन हो गया, कुछ का खंडन नहीं हुआ। अर्थात शब्द को नित्य सिद्ध करने में जो आपने द्वितीय पक्ष में सामान्य हेतु कहा है कि प्रयत्न के पश्चात यह शब्द की अभिव्यक्ति है, उत्पत्ति नहीं है, इस पक्ष में आपने कोई विशेष हेतु नहीं दिया। आपने भी वही कहा, प्रयत्न के पश्चात। इसलिए विशेष हेतु का अभाव होने से दोनों पक्षों में समान रूप से अनेकांतिक हेत्वाभास होने का दोष है। आप कह रहे हो कि आपके में दोष है, हम कह रहे हैं आपके में भी दोष है, दोनों में ही अनेकांतिक हेत्वाभास है। चतुर्थ पक्ष, प्रतिवादी द्वारा वादी के तृतीय पक्ष का खंडन। वादी का तृतीय पक्ष क्या था? अगर मेरा अनेकांतिक है तो तुम्हारा भी अनेकांतिक है। ये तीसरा पक्ष था, ठीक है। एक बार वापस से पहला दूसरा दोहरा लेते हैं। पहले में कहा प्रयत्न से उत्पत्ति, दूसरे में कहा प्रयत्न से उत्पत्ति और अभिव्यक्ति दोनों होती है, इसलिए हम तो अभिव्यक्ति मानेंगे। तीसरे में कहा कि तुमने
जो, और दूसरे में ये भी कहा कि तुम्हारे पक्ष में अनेकांतिक है, तीसरे में कहा कि तुम्हारे में भी अनेकांतिक दोष है। ठीक है, ये 3 स्पष्ट हो गए। अब चौथा, आपने तृतीय पक्ष के माध्यम से जो हमारे द्वितीय पक्ष में अनेकांतिकत्व दोष दिखाया, आपके द्वारा कहे गए तृतीय पक्ष में भी वही अनेकांतिकत्व दोष है। चतुर्थ किसका है? प्रतिवादी। ये जो 4th स्टेप है ना, चौथा जो स्टेप है, ये प्रतिवादी का है। प्रतिवादी कह रहा है कि आपने जो हमारे द्वितीय पक्ष में अनेकांतिकत्व दोष दिखाया है, आपके द्वारा कहे गए तृतीय पक्ष में भी अनेकांतिकत्व दोष है। उसने बस वही बात, दूसरी वाली ही बात रिपीट कर दी। दूसरे में भी यही कहा था कि अनेकांतिकत्व दोष है, चौथे में भी उसने वही बात रिपीट कर दी। अब 5वां पक्ष, वादी द्वारा प्रतिवादी के चतुर्थ पक्ष का खंडन। आपने अपने द्वितीय पक्ष को दोष सहित स्वीकार करके अपने चौथे पक्ष के रूप में जो यह कहा, यहाँ प्रतिवादी ने क्या कहा कि आपने मेरे में अनेकांतिकत्व दिखाया, मैंने आपके में अनेकांतिकत्व दिखाया। तो अब वादी कह रहा है, आपने अपने द्वितीय पक्ष को दोष सहित स्वीकार करके अपने चौथे पक्ष के रूप में जो यह कहा कि हमारे पक्ष में, पक्ष 2 के उत्तर में अर्थात पक्ष 3 में भी वही दोष है, अनेकांतिकत्व। आप द्वारा चौथे पक्ष के रूप में ऐसा कहना, यह मतानुज्ञा निग्रह स्थान कहलाता है। हमने कहा आपके में अनेकांतिकत्व दोष है, आपने कहा हमारे में अनेकांतिकत्व दोष है। तो यहाँ पे 5वें पक्ष में वादी क्या कह रहा है? वादी कह रहा है, मैंने आपका दोष दिखाया, आपने वही दोष मेरे में दिखा दिया, ये आपका मतानुज्ञा निग्रह स्थान है। अर्थात आपने हमारे आरोप को स्वीकार कर लिया, दबे स्वर में आपने मान लिया कि हाँ, हमने गलती की है। छठा पक्ष, प्रतिद्वंदी द्वारा वादी के 5वें पक्ष का खंडन। जब हमने द्वितीय पक्ष के रूप में यह कहा था कि आपके हेतु में अनेकांतिकत्व दोष है, सेकेंड स्टेप में प्रतिवादी ने कहा था ना कि वादी तुम्हारा जो हेतु है वो हेतुआभास है, तब आपने तृतीय पक्ष के रूप में हम पर वही आरोप लगाया। जब मैंने कहा कि लीला माता जी आपके में दोष है, लीला माता जी ने एक बात कही, मैंने कहा लीला माता जी आपके में दोष है, लीला माता जी ने वही दोष मेरे पे दिखा दिया। तो जब लीला माता जी ने मेरे पे वो दोष दिखाया, तब आपने तृतीय पक्ष के रूप में हम पर वही आरोप लगाया। लीला माता जी ने तीसरे स्टेप में मेरे पे दोष दिखाया, चौथे स्टेप में मैंने लीला माता जी पे दोष दिखा दिया, 5वें स्टेप पे मतानुज्ञा निग्रह स्थान आ गया। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ तक? थोड़ा सा क्लिष्ट, हम इसको वापस से लेंगे, ये खत्म करने के बाद वापस आएंगे इस पर। आपके हेतु में अनेकांतिकत्व दोष है, तब आपने तृतीय पक्ष के रूप में हम पर वही आरोप लगाया कि आप में, आपके पक्ष में भी अनेकांतिकत्व दोष है। इस प्रकार से आपने भी हमारे आरोप को स्वीकार किया, यानी कहीं ना कहीं छींटा कसी में एक दूसरे पे आरोप लगाने में हमने स्वीकार करते गए, हाँ हमारे पक्ष में दोष है। तो आप द्वारा भी तृतीय पक्ष के रूप में ऐसा कहना, यह मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान है। लीला माता जी ने कहा जयाबेन आप गुस्सा करते हो, मैंने कहा लीला माता जी आप भी गुस्सा करते हो। ठीक है, लीला माता जी ने कहा आप मतानुज्ञा निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहे हो क्योंकि आप भी गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, लीला माता जी ने वापस से मुझ पे आरोप लगाया कि नहीं आप भी गुस्सा कर रहे हो, फिर कहा कि आप मतानुज्ञा निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहे हो। मैंने कहा लीला माता जी आप भी तो मतानुज्ञा निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहे हो। तो ये जो छठा पक्ष है वो यही है। 5वें में कहा कि प्रतिवादी तुमने मतानुज्ञा निग्रह स्थान का प्रयोग किया, तो छठे उसमें प्रतिवादी ने कहा कि वादी तुमने भी मतानुज्ञा निग्रह स्थान का प्रयोग किया है।
यह छठा पक्ष हुआ। इस षट पक्षी प्रकरण की समीक्षा। चौथे और छठे पक्ष में कोई अंतर न होने से उनमें पुनरुक्त दोष है। चौथा और छठा जो है ना, ये कोई विशेष नहीं, उसी चीज को रिपीट कर दिया है, तो वो क्या है, ये पुनरुक्त दोष है। तीसरे और पांचवें पक्ष में भी पुनरुक्त दोष है, वही बात बार बार गोल गोल घूम के आ रही है। तुम्हारा अनेकांतिक है, तुम्हारा भी अनेकांतिक है, तुम मतानुज्या हो, तुम मतानुज्या, तो बस वो बात ही वापस से बार बार रिपीट हो रही है। एक मिनट, तो चौथा और छठा उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तीसरे और पांचवें पक्ष में भी पुनरुक्त दोष है, पांचवें और छठे पक्ष में भी पुनरुक्त दोष है। आप इसको जब वापस से पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा, वही बात तो बार बार आ रही है। तीसरे और चौथे पक्ष में मतानुज्या निग्रह स्थान है, पहले और दूसरे पक्ष में विशेष हेतु का अभाव है। इस प्रकार से इस षड पक्षी प्रकरण में दोनों में से कोई भी पक्ष सिद्ध नहीं हुआ, दोनों ही असिद्ध हुए, इसलिए इसे व्यर्थ बातचीत कहते हैं। चालू भाषा में इसी का नाम बकवास है। ठीक है, इसको कोई वापस से दोहराना चाहेगा? पहले पक्ष में क्या हुआ? सबसे पहले वादी ने अपना पक्ष रखा, क्या हेतु दिया था? प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होना। प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होना। हाँ, ये हो गया पहला पक्ष। प्रतिवादी ने क्या खंडन किया? प्रयत्न के बाद उत्पत्ति और अभिव्यक्ति दोनों होते हैं। हाँ, और फिर उसने क्या आरोप लगाया वादी पर? हाँ, फिर हम तो ये मानते हैं कि ये अभिव्यक्ति। हाँ, और इतना कहने के बाद उसने दूसरे पक्ष में एक आरोप भी लगाया वादी पर, आपका हेतु हेतुवाभास है। इसमें हमको ध्यान रखना है। उसने एक आरोप लगा दिया कि आपका जो हेतु है ये अनेकांतिक हेतुवाभास है। 2 स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप में कौन आएगा? वादी की प्रतिवादी? वादी। वादी। अब वादी क्या बोलेगा? आपके भी पक्ष में अनेकांतिक हेतुवाभास है। हाँ, वादी कहेगा आपके पक्ष में भी तो अनेकांतिक हेतुवाभास है, आपने भी तो वही लिया ना प्रयत्न के पश्चात। हमने उत्पत्ति कहा था, आपने अभिव्यक्ति कहा, तो जैसे हमारे में दोष था वैसे ही आपके में भी दोष है। अब चौथे में क्या बोलेगा प्रतिवादी? प्रतिवादी बोलेगा कि आपके द्वारा कहा हुआ पक्ष है उसमें भी तो अनेकांतिक दोष है। हाँ, जो दूसरा पक्ष था ना, दूसरे में भी प्रतिवादी ने यही बात कही थी, चौथे में भी वही बात को रिपीट कर देगा। हाँ, दोहरा दिया उसको। हाँ, उसको पुनरुक्त दोष आ जाएगा। तो चौथे में भी उसने यही बात कह दी कि अगर हमारे में अनेकांतिकत्व दोष है तो आपके में भी तो अनेकांतिकत्व दोष है। अब वादी क्या बोलेगा? जो पांचवा पक्ष है उसमें वादी क्या कहेगा? नाम का निग्रह स्थान है। हाँ, वादी कहेगा कि जो दोष हमने किया वही दोष तो तुमने किया, जो दोष हमारे में तुम दिखा रहे हो वही दोष तो तुम्हारे में है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मतानुचित निग्रह स्थान। अब छठे में प्रतिवादी क्या आरोप लगाएगा? अपना स्वीकार कर लिया। नहीं, स्वीकार नहीं करेगा, वो वापस आरोप लगा देगा कि तुमने हम पर मतानुज्या निग्रह स्थान कहा है, आप भी तो मतानुज्या निग्रह स्थान में हो, है ना। तो छठे में वो वापस से आरोप लगा देगा कि आप भी मतानुज्या निग्रह स्थान में हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बात सिद्ध नहीं होगी। जो हम कहते हैं ना बकवास चलती रहे, तो ये बकवास ही हो रही है। ये आपको देखना है, टीवी में डिबेट शो आते हैं ना, उसमें देखिए
वहां आपको ये षटपक्षी प्रकरण देखने को मिल जाएगा। बहुत ना मिलता है। ना उनकी बातों में कोई हेतु होता है, ना कोई प्रमाण होता है। तुम्हारी सरकार में बहुत घोटाले थे, तुम्हारे में भी तो थे। तुम्हारे में 2G था, 3G में था, हमारे में ये वाला है, ऐसा है, वैसा है। प्रमाण ना देते हैं ना मांगते हैं। तो वहां आपको षटपक्षी प्रकरण के काफी सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया? इसको एक बार पढ़िएगा और कहीं पे ना लिखिएगा, अपने शब्दों में लिखेंगे ना, पहला पक्ष ये, छोटे छोटे वाक्य, दूसरा पक्ष ये, तीसरा पक्ष ये, तो आप और आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है गुप्ता जी? गुप्ता जी अंधेरे में बैठे हुए लग रहे हैं। गुप्ता जी सो गए। समय है ना सोने का, विषय है भारी, दिमाग भारी हो जाता है, अच्छी नींद आ जाती है। एक बार दयानंद जी को किसी ने कहा कि आपके प्रवचन में सोया सो नहीं हूँ जाते हैं। मैं सफर कर रहा हूँ एक्चुअली, अंदर ये हूँ, जर्नी कर। तो दयानंद जी ने कुछ ऐसा, एग्जैक्ट शब्द तो मुझे नहीं याद, लेकिन ऐसा कुछ कहा था कि मेरे प्रवचन में सत्वगुण प्रधान हो जाता है, शांति हो मैं जाती माफी चाहूंगा, मैं है ना सफर में हूँ, जर्नी कर रहा हूँ। है। अच्छा कोई बात नहीं। तो हमारा प्रवचन भी अब यही नाच गाना रजोगुणी होगा तो नींद नहीं आएगी, सत्वगुणी है ना, शांत है एकदम, इसलिए नींद आ जाती है। कोई बात नहीं। मैं जब संस्कृत पढ़ती थी ना, संस्कृत क्या, ये वैशेषिक और न्याय भी मैं और पांडे जी साथ में पढ़ते थे स्वामी विवेकानंद जी से। अब स्वामी जी पढ़ाने में एकदम मग्न हैं। हम कब पढ़ते थे, पहले योग दर्शन की कक्षा हम आर्य समाज में पढ़ करके आते थे, फिर स्वामी जी हमारे घर आते थे, फिर हमारी ये 1-1.5 घंटे की कक्षा चलती थी। योग दर्शन पढ़ा हुआ, थके हुए हैं, यहाँ आके वैशेषिक पढ़ रहे हैं या न्याय पढ़ रहे हैं। अब मैं और पांडे जी एक दूसरे को देखते थे, ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। नींद आने लगती थी, थक जाते थे, और स्वामी जी अपना पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ भी होता था। भारी होते ना विषय, व्याकरण पढ़ती थी तब भी उबासियां आने लगती थी, नींद आने लगती थी। तो ये नॉर्मल है, थोड़ी देर का ही कंसंट्रेशन हमारा हो सकता है। चलिए, तो कोई शंका है इस विषय में? इसको दोहराइएगा। अभ्यास करने की जरूरत है अब तो। हाँ। बार बार अब। तो अब ये नवरात्रि में हम अपनी कक्षा बंद रखेंगे, दशहरा के बाद हम अपनी न्याय की करेंगे कक्षा। अब मुझे ये बताइए कि इसके बाद है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान भी आसान है, वो इतना कठिन नहीं है। तो पहले हम निग्रह स्थान समाप्त करें, फिर आप लोगों की कक्षा रखें, या अभी आप लोग अपनी कक्षा रखना चाहते हैं उसके बाद निग्रह स्थान करें? अब मेरे विचार से तो अभी रख लें अपनी कक्षा, तो आप ठीक लोगों की रहेगा। कक्षा, हाँ, क्योंकि ताजा ताजा है, याद बना हाँ, रहेगा तो ठीक है। रिपीटेशन भी हो जाए। हाँ, तो अब हम दशहरा के बाद जब मिलेंगे ना, तो आप लोग प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? 9-10 दिन है हमारे पास, अच्छी तैयारी करिएगा। कल इस समय में नहीं आए। हाँ जी। कल दोपहर में होगा, गुरुवार है ना, आपका हाँ, होगा? नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे क्या स्कूल से आने में लेट हो जाता है ना, फिर बहुत भाग दौड़ हो जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो ठीक है, मैं औरों की व्यवस्था करता हूँ। हाँ, हाँ, हम तो आए लेकिन बहुत छूट गया, आप क्या बोलते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। कोई बात बहुत नहीं, छूट गया। हाँ वीडियो सुन लीजिएगा। नहीं, अभी लोग हम प्रस्तुतिकरण देंगे तब सुनते रहिए और वीडियो देख लीजिए। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, जो भी जितना भी जाएगा प्रयास करते रहेंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी आए थे, मेहमान आए, तो आप क्या देख कर आए, तो उसका आधा घंटा उसमें लगा दिया, लगाना पड़ा, क्या करें। आप तो फॉरेन रिटर्न है ना अभी। अरे फॉरेन रिटर्न है सब, अभी शुद्धिकरण करना पड़ता है खाने का, एनीमा, ये सब पवित्र होना पड़ेगा। वहाँ का मलेच्छ बोलते हैं ना, मलेच्छ विदेशों से आए हुए हैं। हाँ, तो धीरे धीरे लाइन पे आएंगे। आ जाएंगे, चिंता नहीं। ठीक है, चलो। चलिए, तो अब हम मिलेंगे 10 दिन के बाद। सूचना आ जाएगी कौन से दिन पे कक्षा होगी, वो सूचना ग्रुप में आ जाएगी। अभी शांति पाठ करेंगे।
चलिए कराइए। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। इसमें अगर आपको कोई शंका होती है तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं प्रयास करूंगी उत्तर देने का। ठीक है। सबको धन्यवाद। नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। शुभ रात्रि सभी को। रात्रि। धन्यवाद।